अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी कि ईरानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी, इसमें क्या सबक है इस्लामिक ममालिक के लिए और क्या करना चाहिए पाकिस्तान को और दूसरे ममालिक को, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की जो भी कार्रवाइयाँ हुई हैं पिछले कुछ अरसे में और जो मुस्तकबिल में जिनके बारे में शकूक व शुबहात तो नहीं, तकरीबन यकीन ही है कि होंगी, उस पर भी बात करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दफ़ाई तजज़ियाकार हैं, और डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल, प्रोफेसर हैं कायद यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रिलेशंस के और माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। हमारा आज का हॉट इशू होगा खित्ते में कशीदगी, पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। कुछ इतलात हैं कि वो चले गए हैं, कुछ ये है कि अभी एक और मुल्क से होते हुए वहाँ जाएंगे, और क्या वहाँ पे डिस्कशन होगी, इस पे हम बात करेंगे। हमारे आज के हॉट इशू में पाकिस्तान का वफ्द भी बाहर गया हुआ है अमेरिका, बरतानिया और यूरोपियन यूनियन के दौरे पे पाकिस्तान के बारे में ब्रीफ करने में, और हमें उस वफ्द के एक अहम रुकन खुर्रम दस्तगीर साहब, साबिक़ वज़ीर दिफ़ा व साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, वो ज्वाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरानी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की नाकामी बहुत वाज़ेह है। जो इसराइल ने कल रात हमला किया और उसमें उसने ईरान की टॉप की मिलिट्री क़यादत तमाम की तमाम ख़त्म कर दी और उनके जौहरी प्रोग्राम पे हमला किया, ना सिर्फ तनसीबात पे बल्कि जो टॉप के साइंटिस्ट थे उनको भी शहीद कर दिया गया। और इसका जवाब जो है ईरान अभी तक सही तरीके से नहीं दे सका, ना ही वो अपना डिफेंस कर सका, ना ही उनके पास इतनी इंटेलिजेंस थी, क्योंकि सब लोग उनके शायद एक ही जगह मौजूद थे या उन जगहों पे थे जिनकी इतलात इसराइल के पास थी। और पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में दफ़ाई तजज़ियाकार इस बात पर हैरानगी का इज़हार कर रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि इतनी ज़्यादा टेंशन थी दोनों ममालिक के दरमियान, हमले की इतला आ चुकी थी, इसके बावजूद जो ईरान की टॉप मिलिट्री कमांड है उसने अपनी हिफाजत के लिए कुछ इकदाम नहीं किए, तो जाहिर है मुल्क की हिफाजत फिर कैसे होती। और एक ख़बर यह भी है कि मोसाद के कुछ एजेंट ईरान में पहले ही दाखिल हो चुके थे और वो कुछ ड्रोन्स भी ईरान के अंदर स्मगल कर चुके थे, और उन्होंने उसी तरह की कार्रवाई की जिस तरह की कार्रवाई यूक्रेन ने रशिया के ख़िलाफ़ की थी कुछ दिन पहले, जिसमें उसने रशिया के 40 तैयारे तबाह कर दिए थे। और इसी तरह इन्होंने भी एयर डिफेंस सिस्टम जो ईरान का है, इसराइली एजेंटों ने वो ईरान के अंदर घुस के वहाँ पे तबाह कर दिया। लेकिन इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच किया है। उन्होंने कहा है कि ये दहशत गर्दी है और टारगेटेड असैसिनेशन है लोगों की ईरान के अंदर और सिविलियंस की और सीनियर ऑफिशियल्स की, और इस पर सिक्योरिटी काउंसिल को फौरी तौर पे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, उसके ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन जो इससे अहम बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यूएस के सदर, उन्होंने बहुत सख्त वार्निंग दी है और उन्होंने कहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ जो कुछ हुआ है, हम इसके बारे में ईरान को कहते रहे हैं कि हमारा असला बहुत ख़तरनाक है और वो इसराइल के पास है और इसराइल को वो हथियार चलाने आते हैं, तो आप हमसे फ़ौरन मुआहिदा कर लें। लेकिन ईरान ने मुआहिदा नहीं किया और नारों पे ज़्यादा उन्होंने तवज्जो रखी, और उन्होंने कहा कि जो नारे मारते थे, जो बहुत बहादुरी की बातें करते थे, ट्रंप ने ये कहा है कि वो अब डेड हैं, मर चुके हैं। बहुत ही एक क्रूअल बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन उन्होंने की है ये, और उन्होंने कहा है कि ये इससे भी बुरा होगा अब ईरान के साथ, और अभी भी उनके पास वक्त है कि अगर वो मौत से और डिस्ट्रक्शन से बचना चाहते हैं तो वो हमारे साथ मुआहिदा कर लें और डील कर लें, तभी ईरान की जो एक एम्पायर है वो बच पाएगी। तो ये है वो सूरत हाल, ये है वो बैकग्राउंड जो धमकी दी गई है ईरान को कि अभी भी वक्त है, समझें। मैं बात का आगाज़ करूँगा। जाहिद महमूद साहब, आपने देखा जो कुछ हुआ है। हमारा सवाल पहला यही है कि ईरान की इंटेलिजेंस की और सिक्योरिटी की नाकामी है, आपके ख़्याल में ये इतनी ये नाअहली है या सुस्ती है, क्या कह सकते हैं, इसको समझ नहीं आ रही, आप कुछ बताएंगे इस पर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसार साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, इस वक्त हमारा पूरा रीजन जो है वो एक जॉइंट एप्लीकेशन की नज़र हुआ जी। एक जॉइंट एप्लीकेशन जो मैं कह रहा हूँ, ये जो ज़ायनिज़्म है, जो यहूद और हनूद, हिंदू ज़ायनिज़्म और जूइश ज़ायनिज़्म, इसकी जॉइंट एप्लीकेशन हो रही है हमारे खित्ते में और इस्लाम के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान, ईरान,
ये उसके टारगेट्स हैं जी। हमने कुछ अर्सा पहले अभी जो दुत्वा की सेफ्रेनाइज्ड एप्लीकेशन थी उसको देखा, और अब हमने जो यहूदी जो जायनिज्म की एप्लीकेशन है उसको देख रहे हैं। और ये जॉइंट एफर्ट के साथ हो रहा है, दे आर कोलैबोरेटिंग, और इसको टेसिट अप्रूवल भी हासिल है जी। जिन फोर्सेस का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने अभी अमेरिका का जिक्र किया, लेकिन इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट क्योंकि रिस्पॉन्स डिफरेंट था, पीपल वर अलर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका रिजल्ट डिफरेंट है। इट इज अ बिग फेलियर जी, बहुत फेलियर है। और इंग्रेस जो है वो ईरान को समझ आ जाना चाहिए था। जब एक टॉप लीडर यहाँ पर मारे गए थे, आपको याद होगा, ईरान के ईरान बीच, में, ठीक, जी जी तो जी जी। उनको 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 अच्छा, इस चीज का अंदाजा डॉक्टर लगा जफर साहब, लेना चाहिए था कि जी इसराइल की इंग्रेस डीप इंग्रेस हो चुकी है। प्लस उनको सपोर्ट हासिल है जी ठीक रॉ की। ठीक। रॉ के ऑलरेडी एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ईरान के अंदर मौजूद हैं। कभी वो चाबहार के प्रोजेक्ट में, सोशल प्रोजेक्ट्स में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसके बीच में ऑलरेडी, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन बिटवीन रॉ एंड मोसाद के बीच पे जी। जो इंटेलिजेंस एक नहीं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप कहना चाहते हैं कि रॉ और मोसाद का आपस में ताउन है ईरान के ख़िलाफ़ भी बहुत अजीब बात है, क्योंकि ईरान और इंडिया की तो बड़ी दोस्ती है। और 8 मई को जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग जारी थी, उस दौरान ईरान ने MOU साइन किए इंडिया के साथ, वहाँ जाके उनके वज़ीर ख़ारजा ने, और उसमें ट्रेड के ऊपर। तो डॉक्टर जफर साहब ये बताइएगा, जो जल साहब ने बात की है, आप देखें, पहले सलमानी को मारा अमेरिका ने, फिर हमास के सदर को इसराइल ने मारा। तो ये तो नज़र आ रहा था सबको कि इंग्रेस है इसराइल के एजेंट्स की या उनकी इंटेलिजेंस की ईरान के अंदर। ईरान को खुद नहीं पता था जो इतना ज़्यादा नुकसान हो गया ईरान का। तो बातें वही कि बात आप बढ़के मारने के बजाय तवज्जो देनी चाहिए थे अपनी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इंप्रूव करने। देखिए, ईरान के अंदर एक एलिमेंट है जो, अगर आप उनके सिस्टम को स्टडी करें, कि 46 ईयर्स से ये एक ही सिस्टम चल रहा है और उसकी एंटायर सिस्टम की फोर्सेस भी वहाँ पे एक्टिव है। दूसरा, ईरान ने जो अपना हिजबुल्ला और ये जो इस तरह आप कह सकते हैं प्रॉक्सीज जिनको इन्होंने बनाया हुआ था, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते थे, तो इनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि उनके अंदर भी पेनिट्रेशन हो गई थी। और इसी वजह से वो एक्सिस ऑफ जो रेजिस्टेंस, इसीलिए जिसको वो एक्सिस ऑफ इवल भी कहते थे, वो बड़े आराम से ख़त्म होती गई। दूसरा ये है कि ईरान का जो इसराइल के साथ है, ईरान को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इसराइल के साथ अमेरिकन कम्प्लीटली ओपन है। क्योंकि जिस वक्त ईरान और सऊदी अरब की 2023 में मार्च में डील हुई, जो रिप्रोचमा हम जिसको कहते हैं चाइनीज़ के इंटरवेंशन से, उस दिन से अमेरिकन के बारे में ये उनके अपने लिटरेचर में लिखा जाता था कि अमेरिकन हैव बीन किक्ड आउट ऑफ द मिडल ईस्ट। तो उनका जो कमिंग बैक है वो भी द बिग बैंग था, वो सिवाय इसराइल के और कहीं नहीं। इसलिए अगर आप देखें कि गजा में किस तरह उन्होंने इनको सपोर्ट किया, फिर ईरान पर उन्होंने जब स्ट्राइक की तो ईरान के अगेंस्ट उन्होंने किस तरह सपोर्ट किया, और अभी भी कितना सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है। और इससे पहले कि, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें ना, ट्रंप ने जो डील, जो 5th राउंड में उन्होंने प्रपोजल दी है, उसमें यह है कि ईरान जो है वो कंप्लीट यूरेनियम एनरिचमेंट बैन करेगा। गोल्ड स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, कि उसके न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के अंदर वो नहीं बनाएगा। स्वाय सिविलियन अगर रखता भी है तो वो खरीदेगा और उसके बाद वापस जाएगा। तो उस पर ईरानियंस ने कहा कि ये तुम्हारा सॉवरन राइट है, हम इसको एनरिच करेंगे और हमें, हमारे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो डे आफ्टर टुमारो जो टॉक्स होनी है उसके लिए वो तो कैंसिल हो गए, इतवार की मुज़ाकरात कैंसिल हो गए। लेकिन मेरा सवाल ये, आपने कहा वहाँ ईरान में जो सिस्टम पिछले 46 साल से चल रहा है, क्या सिस्टम है? मुझे मतलब, मैं एक यहाँ बाहर बैठ के अगर मैं देखूँ सिस्टम को, तो उस सिस्टम ने तो ईरान को शिकस्त पे शिकस्त, ये नाकामी से दो चार किया है। पाकिस्तान पे उन्होंने हमला कर दिया, और फिर इसराइल ने इतने उनका नुकसान बार बार किया है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे सके। देखिए, पाकिस्तान पे जैसे उन्होंने हमला किया तो 48 आवर्स हमने वेट किया कि वो कोई रीजनेबल रिस्पॉन्स आए। ये उनका नी जर्क रिएक्शंस है, हैप्पैज़र्ड किस्म का उनकी पॉलिसीज हैं। और ये क्यों है? ये तो आपको इसी चीज़ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जहाँ पे उनके मेन टारगेट्स उन्होंने जो इस दफ़ा इसराइल ने अचीव किए हैं, तो वो कौन उनको इनसाइड सोर्सेज बता रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि विद इन दी जो उनकी गवर्नमेंट है या उनका जो रूलिंग एलीट है, कोई टग ऑफ वॉर चल रही है। अदरवाइज ये कभी नहीं हो सकता कि पिन पॉइंट बाहर से आके वहीं पे फायर हो, वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो लीक हो रही है। तो इसलिए ईरान का इंटेलिजेंस फेलियर है। तो सिस्टम आप कह रहे हैं जो उनका एक
रिलीजियो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी आप बात कर रहे हैं, और उसके अंदर क्रैक्स हैं। उसके अंदर क्रैक्स हैं। जनरल साहब ये बताइएगा, जो उनके सिस्टम के अंदर क्रैक्स हमें नज़र आ रहे हैं, पूरी दुनिया को नज़र आ रहे हैं, और जो रिजल्ट्स भी निकल रहे हैं उनके सामने हैं, ईरान उन क्रैक्स को भरना नहीं चाहता या भर नहीं सकता? देखिए 40 इयर्स प्लस का ये एप्लीकेशन है और उसके रेजिस्टेंस भी उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें की जाती है। मोसाद वगैरह ये एजेंसीज ऐसी हैं जो एक बीज बोती हैं और उसको फिर बहुत अरसा उसकी हिफाजत करती हैं जी। ये ऐसे नहीं है कि नीजर ऑपरेशन एकदम फैसला किया होगा, कि इसके पीछे बड़ी उनकी एक रियाज समझ लेके इन्होंने किया होगा और यहाँ पे डीप इंग्रेस की होगी। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि देयर वाज सीरियस कोलैबोरेशन अभी विद द रॉ, और वो ऑलरेडी आप देख रहे हैं उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में वहां पे हमारा ये जो आपने कुलभूषण पकड़ा यहाँ पर, ये कहां पर फिरता रहा जी, आता जाता रहा। ये ईरान में एक दूसरे नाम से पासपोर्ट, इसके इरानियन पासपोर्ट भी इसके पास मौजूद थे। तो ये देखे ना, ये जब पाटिल के नाम से जो चीजें इसकी चलती रही हैं, तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। तो इनकी काफी कोलैबोरेशन है। देखिए इस्लाम के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन, लेकिन मैं मुझे आपके जाहिर साहब, आप जो कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं ना, मुझे उसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हैं कि रॉ और मोसाद में कोलैबोरेशन है ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान और पाकिस्तान जो है वो रॉ के एजेंट्स को अपने नहीं, तो ईरान फिर अगर ईरान के खिलाफ भी मोसाद के साथ रॉ मिली हुई है, तो ईरान फिर रॉ को क्यों स्पेस दे रहा है पाकिस्तान के खिलाफ? मुझे ये लॉजिक नहीं समझ आ रही। यही तो ईरान से क्वेश्चन करने की बात है जी। देखिए ईरान को बस अगर यही चीज उनको समझ होती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता ना जी ईरान को। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ इस पे ऐड करना चाह रहे थे? मैं इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर करना चाहूँ। देखिए ईरान और इंडिया ने 2003 में एक डिफेंस पैक्ट साइन किया, उसके बाद 2009 में रिवाइव भी हुआ, और वो 2014 में उनका चाबार का मिलियंस ऑफ द डॉलर्स इंडियन हुई। मगर फिर जाके जिस वक्त अमेरिकन ने ये सैंक्शंस की धमकी दी तो कट ऑफ शुरू हुआ कुछ ऑयल का और ये वो, और इंडियंस को ऑयल ज़्यादा चीपर मिलने लगा रशिया का, तो उसकी तरफ गए। मगर इस कोलैबोरेशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना था कि ईरान और इंडिया का डिफेंस पार्टनरशिप है, और इंडिया और इसराइल की भी डिफेंस पार्टनरशिप है। अब जिस वक्त ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है और ईरान से इंडिया कट ऑफ होता है, तो नेचुरली इंडिया अब इस वक्त इसको हम अपनी टर्म्स में ये भी कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, थ्रेशोल्ड अलाय है इसका यूनाइटेड स्टेट्स का। प्रैक्टिकली ये अलाय बन चुका है, मगर एक ट्रीटी साइन करनी है जिसमें आर्टिकल 5 ऑफ नेटो टाइप होगा, जहाँ पे दोनों कोलैबोरेशन, बाकी पीका कॉम कासा ये सारे हैं। और इंडिया जितना वेपन ले रहा है वो इस वक्त इसराइल से ले रहा है, जो कि बेसिकली अमेरिकन वेपन है। तो नेचुरली इंडिया की जो वेल विशेज हैं या जो भी उसका नेटवर्क ईरान में था, तो उसको बेचने में क्या फर्क पड़ता है इसराइल को। तो वो जो जनरल साहब कह रहे हैं कि कोलैबोरेशन रा की और मोसाद की जो है, ये तो एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप देखें कि जो टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट है उनकी, कि जिस वक्त ईरानियन फैसिलिटीज़ में एक दफ़ा एक ये जिस तरह साइबर अटैक हुआ था, उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई कि उन्होंने सिर्फ ये स्टडी करती रही मोसाद के कि कौन से मोबाइल्स यूज़ करते हैं, किस कंपनी के यूज़ करते हैं, ईरान में कौन सा पॉपुलर है, और उसके ऊपर वर्क करके तो वो बग भेजा गया। अच्छा, तो इसलिए ये जो कोलैबोरेशन है उनकी, और आप एक चीज़ और ना भूलें, इस वक्त अमेरिकन जो है वो इसराइल के प्रोटेक्टर भी हैं, प्रमोटर भी हैं, और सारा कुछ जब भी आपने शुरू में खुद कहा इंट्रोडक्शन में कि ट्रंप की स्टेटमेंट के बारे में, तो अगर अमेरिकन ईरान के अगेंस्ट खुल के आएंगे और अमेरिकन के ऊपर इंडियंस इतने डिपेंडेंट है, तो ये कोलैबोरेशन तो नेचुरल। अच्छा, लेकिन ये बताएं, कोलैबोरेशन तो होगी, लेकिन अब इसराइल ने जो कुछ किया है अनप्रेसिडेंटेड है, एक प्रोवोकेशन है। नहीं, अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, इट्स नॉट अनप्रेसिडेंटेड इस सेंस में कि ईरान के ऊपर इस तरह इसराइल ने पहले कभी नहीं हमला किया, या इस तरह अगर ये न्यू नॉर्म है, फिर ये होगा ऐसे। इसके बाद किस मुल्क की बारी आएगी? देखिए अफसार साहब, ये अगर आप हिस्ट्री को रिव्यू करेंगे, जो भी मिलिटरली थोड़ा सा समझता है कि बैलेंस ऑफ पावर मेरे साइड पे है और वो अपने एग्जिस्टेंस थ्रेट पे वो स्ट्राइक करते ही करता है। आप चाहे अमेरिकन को देख लें, रशियंस को देख लें, कि पावर थी तो इसलिए करती थी, और ईरानियंस के पास भी जिस वक्त कैपेबिलिटीज होती थी तो वो भी इस तरह इर्द गिर्द जो उनके नेबरहुड है,
जिसमें पाकिस्तान पे भी मिसाइल मारे, उससे पहले सीरिया इराक में भी उन्होंने मिसाइल मारे, तो वो आगे से रेजिस्टेंस उस तरह नहीं आई थी। जब पाकिस्तान ने रेजिस्ट किया तो चीज़ें नॉर्मल हो गई, लकली वी वर एबल टू मैनेज इट। इसराइल ने पिछले पूरे साल उनके ऊपर स्ट्राइक करते रहे, जब ईरानियंस रिटेलिएट करते थे तो इसराइल को नहीं, आखिरी रिटेलिएशन इनकी मैसिव थी, मगर उसमें जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके ऊपर डिस्ट्रॉयर थे, वो इनके किसी भी मिसाइल को आगे उन्होंने नहीं जाने दिया। ठीक। तो इस जगह इस चीज में आके ये कोई नया, ये आप समझ लें कि अमेरिकन विद देयर प्रॉक्सी आर फाइटिंग ए वॉर अगेंस्ट ईरान। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून बिल्कुल, चलता है। जाहिर साहब, ये जिसकी लाठी उसका भैंस, अगर उसकी भैंस, अगर ये कानून हम मान लें, फिर दुनिया में कैसे सर्वाइवल कमजोर की या उसकी तो गरीब की तो नहीं रहेगी। तो क्या इस न्यू नॉर्म को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसराइल ने जो कुछ किया ईरान के साथ? देखिए, इसराइल और ईरान का तो अपने मामलात हैं जी, और ये कब से चीख रहे थे। देखिए, इन्होंने बड़े स्मार्टली डिवीजन रखी अरब वर्ल्ड में। आपको याद होगा, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस चले जाएं, तो जब रेवोल्यूशन आया तो देवर अगेंस्ट द न्यूक्लियर एसेट्स, न्यूक्लियर को कभी हासिल नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर इराक को पिच किया गया जी इस रेवोल्यूशन के अगेंस्ट, और इराक को पूरे वेस्ट की और इसी अमेरिका की सपोर्ट हासिल थी, जिसको बाद में उन्होंने खुद रुइन कर दिया। इराक के साथ जब वॉर होती है तो फिर ये थिंकिंग गोइंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर वाली एस्टेब्लिश होती है ईरान के अंदर। तो ये भी जब इस्लामिक कंट्रीज की आपस में जो गड़बड़ है जी, वहां से ये जन्म ले रही है। ये कोई इजराइल के थ्रेट से जन्म नहीं लिया। इसका न्यूक्लियर की जो परसूट्स है, ये भी इराक का जब एप्लीकेशन हुई है तो तब आई है। वन, दूसरी, मैं क्विकली, अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, जो पाकिस्तान में भी एप्लीकेशन हुई है हिंदुस्तान की, अब सारसा भी हमें समझने की जरूरत है कि इसके पीछे इसराइल का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने हैसन कराया इनको कि जल्दी पाकिस्तान के खिलाफ ये आप एप्लीकेशन करें। उसकी वजह यह है कि देखें, जब प्रॉक्सी यूज होती है, प्रॉक्सी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो प्रॉक्सी एक एंड स्टेट तक या किसी स्टेट तक पहुंचती है, तो उसके बाद आप कन्वेंशनल फोर्सेस और मिलिट्री की एप्लीकेशन करते हैं और आप जो भी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जी सॉरी जनरल साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान, इसराइल ने पूरी सपोर्ट की इंडिया की, अभी रिसेंट जो पाक भारत जंग हुई है, तो अब पाकिस्तान को भी ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए उसी तरह जिस तरह इसराइल ने इंडिया की थी इसराइल के खिलाफ, या नहीं? देखिए, आप यू कांट गो एंड फाइट देम जी। आप अपने क्रिएट मत करें, लेकिन आपने एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट करनी है। पाकिस्तान नीड टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ जी। हम अपनी नेक्स्ट नंबर किसका है अफसार साहब? लेट मी से सम हार्ड थिंग्स जी। वो पाकिस्तान के पीछे आएंगे। एक ही इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री रह गया, ये हिंदुत्व का और जो ज़ायनिज़्म। आर यू श्योर अबाउट दैट? सॉरी, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्या इसके बाद पाकिस्तान के पीछे आएंगे? अभी भी अगर किसी को शक है पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में हम इसी तरह सरप्राइज होंगे जिस तरह भी ईरान सरप्राइज हुआ है। पाकिस्तान मस्ट प्रोटेक्ट, और इसको बहुत सीरियसली इसको लेना है जी। ये हिंदुत्व की एप्लीकेशन, ये दोनों अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज और अपनी जो हेट और ब्लड और डोमिनेशन की पॉलिसी है, अब ये पाकिस्तान पे दोबारा मैं यही सवाल डॉक्टर जसपाल साहब से आप बताइएगा, क्या पाकिस्तान को अगला निशाना पाकिस्तान है? ये बात ठीक है? तो मैं एक पॉइंट पहले आप क्लियर कर दूं कि ईरान ऑलवेज प्ले स्मार्ट, मगर जब बहुत ज्यादा आप स्मार्ट प्ले करते हैं तो नुकसान होता है। 84 में ईरान ने हार्पो मिसाइल्स ब्लैक मार्केट के नाम पर करके इसराइल से लिए थे अगेंस्ट इराक, ये ऑन रिकॉर्ड है, और रेगन एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिट किया था कि इनको दिए जाए ताकि ये मजीद वॉर कंटिन्यू रहे। नाउ कमिंग टू वर्सेस पाकिस्तान, अगला हो सकता है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो इंडिया के लिए भी चैलेंज है, और इंडिया को जब तक हम साउथ एशिया में, जिस तरह भी वो बिल्कुल साउथ एशिया तक लिमिटेड हो गया, तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी उनकी फेल हो गई है। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का मकसद ये था कि इंडिया को इंडियन ओशन रीजन का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ले जाना और चाइना के मुकाबले पे ले जाना, मगर पाकिस्तान ने क्योंकि चेकमेट कर दिया। अब दूसरी तरफ ये है कि अगर आप रिकॉल करें कि पाकिस्तान के जो है साइड से कि हमेशा जो है वो एक समझते हैं कि जी कि इसकी जो पावर है और इससे नुकसान हो सकता है, मगर एक चीज़ हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि चाहे हमारे इसराइल से दुश्मनी हो या ना हो, दोस्ती हो या ना हो, जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो डाइवर्ज कर रहे हैं, और उस डाइवर्जेंस की वजह से आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर आप कल वीक होंगे तो वो अपने अलाइक साथ ना। ये बात ठीक है, आपने भी कही, जन साहब ने भी कही कि हम इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर नहीं, मगर ये कह रहा है कि अगला हदफ है इसराइल को सोचना पड़ेगा। नहीं तो क्या इस वक्त जब इसराइल
ईरान पे हमला कर रहा है, तो हमें फिर स्ट्रेटेजिकली ईरान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? हमने देखे डिप्लोमेटिकली तो ईरान को स्ट्रांगली सपोर्ट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखें, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट देखें, उसके बाद जो हम उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे बड़ा क्लियरली स्टैंड रखते हैं कि उनका बीइंग ए मेंबर ऑफ द एनपीटी अंडर द आईईए सेफगार्ड्स तमाम फ्यूल साइकिल वो रख सकते हैं फॉर सिविलियन यूज। ठीक। मगर हम उसके साथ साथ ईरान को ये भी क्लियर करते हैं कि नहीं, अगर आपने एनपीटी का मेंबर है तो आपको एनपीटी आईईए को सेटिस्फाई करना है। इसीलिए जो कल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रेजोल्यूशन हुई है, हमने ना ईरान के ऊपर रेजोल्यूशन थी, ना उसको सपोर्ट किया, ना अपोज किया, हम एब्सटेन हो गए। ठीक। तो हमारा ये जो है यही आपको नजर आएगा आगे भी ईरान के हक में इस तरह का स्ट्रेस में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर नवाज जसपाल साहब, मेजर जनरल महमूद साहब। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त है हमारा आज के हॉट इशू का। खित्ते में कशीदगी, पाकिस्तान का किरदार अहम। अभी अभी नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें नेतन्याहू ने कॉल की है और उन्होंने उनको ब्रीफ किया नेतन्याहू ने जो भी सिचुएशन इस वक्त खित्ते में है। और नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से अपने कंसर्न्स शो किए हैं और इस बात पर जोर दिया है कि जितना जल्द मुमकिन हो सके अमन को इस खित्ते में वापस लौटाया जाए। ख़ुद मोदी साहब किस रास्ते पे चल रहे हैं और इसराइल को वो मशवरा दे रहे हैं कि खित्ते में अमन लाया जाए। तो अजीब सी बात है। और ख़ास तौर पे इस वक्त ये ईरान को भी याद रखना चाहिए कि इंडिया वो मुल्क है, उनका बहुत दोस्त है, उनके साथ बहुत मुआहदे हैं उनके, लेकिन इंडिया ने मजम्मत नहीं की इसराइल ने जो हमला किया ईरान पे, लेकिन पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप ने की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसकी मजम्मत की है, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मजम्मत की है, और बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं उन्होंने की है, मौलाना फजल रहमान साहब ने की है, जो JUI के सरबराह हैं इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा उन्होंने की है, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने की है। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त खुर्रम दस्तगीर खान साहब, साबिक़ वज़ीर दफ़ा और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, इस वक्त सफारती मिशन पे हैं दुनिया को बताने के लिए कि इंडिया किस रास्ते पर चल रहा है और पाकिस्तान को अमन से रहने का कितना ज़रूरी है। खुर्रम दस्तगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रसल से आप हमारे साथ हैं, बताइएगा कि दुनिया को आप कन्विंस कर पाए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और इंडिया और इसराइल का जो ये खित्ते में जंग का शौक है वो कैसे रोका जा सकता है? जी, पाकिस्तान की सफारती साख में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक मुस्बत इजाफा हुआ है, तो इसमें कोई हमें मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान ने ये जो तनाव था तनाव का आगाज करने वाला जारे जो था वो हिंदुस्तान था। मज़ामत अगर है थोड़ी सी वो इस बात पर है कि यूरोपियन यूनियन में भी यही गुफ्तगू हुई है और अमेरिका में भी कि वो हिंदुस्तान को किस तरह दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर ला सकते हैं, खास तौर पे इंडस वाटर स्ट्रीट। इंडिया मुज़ाकरात की मेज पे आने से इनकार कर रहा है? जी, हिंदुस्तान ने तो देखिए वो हमने सबको बताया है और मैं तो हर मीटिंग में ये बात कहता हूं कि हिंदुस्तान ने 4 किस्म के ना किए हैं। पहले उसने पाकिस्तान की पेशकश थी एक गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेशन की, उसको ना, रास गुफ्तगू को ना की, फिर अमेरिका की सालसी को ना की, फिर किसी भी किस्म की जो बैनुल-अक़वामी यानी मल्टीलैटरल गुफ्तगू है उसके ऊपर ना की। तो ये हमने दुनिया को बार बार बताया कि ये 4 ना इनकी दीवार खड़ी कर दी है। तो हिंदुस्तान जो है वो किसी भी तरह अब बैनुल-अक़वामी कवानीन के और बैनुल-अक़वामी जो मुरवजा असूल है उन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है, एक रिविजनिस्ट पावर बन चुका है। जबकि पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है, इज्जत के साथ अमन चाहता है और अपने पानी का के एक एक कतरे का इंशाल्लाह दिफा करेगा। तो हमने पाकिस्तान ने ये कहा था कि अगर पानी रोका तो ये तो जंग होगा, ऐलान जंग होगा, और आप कह रहे हैं कि इंडिया, आपको दुनिया से ये तासुर मिला है कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी पे बात नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब है हम हालत जंग में रहेंगे ये मुसलसल? जी, ये तासुर नहीं है, ये अब एक हकीकत है, ये एक हकीकत है कि, और अच्छा, ये भी एक मुस्तकिल हमारा टॉकिंग पॉइंट है कि हमने एक सीज फायर तो हासिल किया है लेकिन अमन हासिल नहीं किया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हिंदुस्तान के वजीर आजम के और उनके मुख्तलिफ वज़रा के जो बहुत ही जारहाना और जंगी जनून पर मबनी बयान है। जैसे उन्होंने कहा कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही,
तो इसका अंग्रेजी तर्जुमा हमने हर जगह पढ़कर जो है वो अपने जो हमारे साथ लोग मौजूद थे जिनसे मुलाकातें कर रहे थे उनको बताया है कि सारी जारियत एक तरफ है, पाकिस्तान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, लेकिन पाकिस्तान अमन चाहता है और अमन के लिए दुनिया को भी इस मामले में आना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान तो हमें यकीनी जंग की तरफ लेकर जा रहा है। तो इसमें आप समझते हैं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने ओहदे पे मौजूद हैं, इंडस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा टॉक्स के हवाले से या कश्मीर के मसले पे? जी नहीं, मैं इस मामले में थोड़ी सी हमें जो ज़रूर उम्मीद बंदी है कि पानी के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत है। कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो इस चीज़ को डिफेंड नहीं करेगा कि ये कानून जो है वो तोड़े जाएं। और अबसार साहब, सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुआहदा नहीं है, यूरोपियन यूनियन में स्पेन और पुर्तगाल का मुआहदा है, अभी रिसेंटली हुआ है कुछ साल पहले। इसी तरह इजिप्ट और सूडान का मुआहदा है। तो पूरी दुनिया में ऐसे मुआहदे मौजूद हैं और पूरी दुनिया को इस बात पर तशवीश है कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर 65 साल के बाद टूटती है तो फिर पूरी दुनिया में एक तशवीश और एक हेजान फैल जाएगा कि जो लोअर राइपेरियन के ममालिक हैं उनके जो कानूनी हकूक है उनका दिफा कौन करेगा। तशवीश और जो भी आपने कहा वो फैल जाएगा, लेकिन मसला ये है कि आप खुद साथ ये भी कह रहे हैं कि इंडिया नहीं मान रहा इस पे, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी तशवीश का इंटरनेशनल लेवल पे या हमारे मौक़िफ़ को माने जाने का, जब साथ ही ये भी यकीन है आपको कि इंडिया को मुज़ाकरात की मेज़ पे दुनिया नहीं ला सकती, तो फिर क्या फ़ायदा सब? नहीं, मुझे इस पर नहीं, मुझे यकीन, ये बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं होगा कि हमें यकीन है। इसके इम्कानात अगरचे कम है लेकिन बहरहाल सब्सटेंटिव हैं और वक्त के साथ अभी चूंकि ये भी है, इस पे एक मौसमी फर्क पड़ा हुआ है। दुनिया ने हमसे पूछा कि क्या हिंदुस्तान ने आपका पानी रोका है, तो हमने उन्हें कहा जी उन्होंने 2 दफा कोशिश की, लेकिन अभी चूंकि मानसून सीजन है वो पानी रोकेंगे तो उनके अपने इलाके में जो है सैलाब आएगा। लेकिन सितंबर के बाद हमने ये भी वादे किया कि सितंबर के बाद अगर सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि जब पानी के फ्लोज कम हो तो हिंदुस्तान मटीरियली पाकिस्तान को डैमेज करे। और ये भी दुनिया से कहा है कि आप इंतजार मत करें कि डैमेज करे वो पाकिस्तान को, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान उस मामले पर एक्शन लेगा, उससे पहले पहले हमें जरूर इस पर कोई पेशरफ्त करनी है। तो उस पर अगर आपने कहा कि हमें पेशरफ्त करनी है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या कहा कि वो पेशरफ्त में हमारा साथ देंगे? जी, इसमें बहुत गहरा इंटरेस्ट है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी। दिलचस्प जो वाक़या था कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के बरक्स जो अमेरिकी अवानी नुमाइंदगान के अरकान हैं और सेनेटर्स हैं, उनमें इस मामले में बड़ा गहरा इंटरेस्ट था पानी के मामले में। और यूरोपियन यूनियन जहां क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत फोकस है, यहां तो बहुत तवील गुफ्तगू हुई है इस पानी के मौजू पे। अच्छा, ये जो लेटेस्ट सिचुएशन हुई है, इसराइल ने ईरान पे हमला किया है और ईरान की मिलिट्री क़यादत को, टॉप मिलिट्री क़यादत को शहीद कर दिया है, उनके जौहरी प्रोग्राम पे भी तबाही फेर दी है, तो इस सूरत हाल में आप क्या देखते हैं आगे कि जो इसराइल और इंडिया का ताउन है उससे पाकिस्तान को इस वक्त किस रास्ते पे चलना चाहिए? क्योंकि एक यहाँ पे ये भी तासुर है कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, दूसरी राय यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान को अपने कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए एहतियात से चलना चाहिए। आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं। जी, पाकिस्तान को अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए एहतियात से चलना चाहिए, लेकिन जो गुज़िश्ता शब के वाक़यात हैं उनकी वजह से हमारा जो मैसेज था आज, चूंकि यूरोपियन यूनियन का उनका जो दफ्तर खारजा है, उसको एक्सटर्नल एक्शन सर्विस यहाँ कहा जाता है, वहाँ हमारी 2 मीटिंग्स थी और दोनों में रात के वाक़यात की वजह से पाकिस्तान का जो अमन का पैगाम है उसमें शिद्दत आई है। क्योंकि हम सिर्फ वैसे अमन नहीं चाह रहे, हम तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि क्या दुनिया का इंतजाम किसी का कानून के ताबे होगा या नहीं होगा, या हर जारे जो है उसको खुला छोड़ दिया जाएगा कि वो जब चाहे हमला कर दे। और ये जो जारे है, अगर आज तो चलें एक तरफ रूस है या दूसरी तरफ जो है इसराइल है,
अगर चाइना जारे बन जाता है और कहता है कि नहीं जी मुझे पास तो मेरे पास ताकत है तो मैं हर किस्म का काम करूंगा, और अमेरिका भी जो है वो ऑलरेडी उस रास्ते पर चल रहा है, तो ये बात हमने आज बड़ी शिद्दत से इसको कहा है अपने यूरोपियन यूनियन के जिनसे मुलाकात की, कि अगर रूल्स बेस्ड ऑर्डर को वापस ना लाया गया तो फिर सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं, दुनिया एक आलमी जंग की तरफ बढ़ेगी जो कि किसी के हक में नहीं है। देखें, लेकिन आपने जो बात की है, यूरोप के पास भी पल्ले क्या रह गया है? यूरोप तो कुछ नहीं कर पा रहा, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा यूक्रेन रूस की जंग में, वो भी अमेरिका की तरफ देखता है, और अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा है, वो तो उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है। यूरोप इस पर कुछ नहीं कर सका, तो हमारे मामले पे क्या करेगा जबकि उनके डायरेक्ट यहाँ पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है? जी देखिए, ये मुख्तलिफ मवाक़े उठते हैं अगर ममालिक अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहरिक डिप्लोमेसी करें। तो आज हमने जो ये मिशन अब अपने इख्तितामी मराहिल में है, इससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा खुलकर सामने आया है पूरी दुनिया के, और ये जो सफारती कोशिश है ये जारी रहेगी। दूसरे लोग भी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इंशाअल्लाह वो भी दौरे करेंगे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी गालिबन इस हफ्ते बैरूनी दौरे पर हैं, तो उनकी वजह से पाकिस्तान का पैगाम आएगा और ऐसे मौके बनेंगे कि हिंदुस्तान जिससे दुनिया काफी, एक मैं नाराज तो नहीं कहूंगा लेकिन एक रिजेंटमेंट जरूर थी हिंदुस्तान के रौनत भरे रवैये की पूरी, और हमने नजर आई है ये रिजेंटमेंट अमेरिका में भी, ये नजर आई है रिजेंटमेंट यूरोप में भी। तो उसकी वजह से उनको जो ख्याल था कि पूरी दुनिया बगैर सोचे समझे उनकी हिमायत करेगी, वो सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है, और पाकिस्तान के लिए नए मौके और नए मुमकिनात खुल रहे हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमसे बात करने का। तो रिजेंटमेंट दुनिया में है, अमेरिका में भी नज़र आई है, यूरोप में भी, यूके में भी, इंडिया की उस रौनत के ख़िलाफ़ जो वो समझता है कि बहुत ताकतवर है और वो जहाँ पे चाहे दहशतगर्दी के वाक़यात कर सकता है या करवा सकता है। वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल खोखले नारे या साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की कौमों को आगे लेके क्या जाता है और मुस्लिम उम्मा इस पर क्या कर रही है और क्या करना चाहिए। और वक्त तो हमारे आज के एडिटोरियल का। हमारा आज का एडिटोरियल है कि खोखले नारे या साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की मुस्लिम उम्मा को ये सोचना पड़ेगा कि एक छोटा सा इसराइल इतने बड़े ईरान को, इतने बड़े अरब ममालिक को, इतनी उनकी आबादी, इतने उनके वसाइल, इसके बावजूद वो उनको शिकस्त पे शिकस्त दे रहा है पिछले 70 सालों से। इसकी वजूहत क्या हैं? हम लोग नारे बहुत लगाते हैं, हम कभी झंडे बुलंद करते हैं, कभी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे तरक्की नहीं कर रहे। और जो इस वक्त हालात है वो ये है कि दुनिया की आबादी का सिर्फ 0.2% यहूदी हैं, लेकिन नोबेल इनामात का 20% उन्हीं के पास है। 170 यहूदी मुख्तलिफ शोबों में नोबेल इनाम याफ्ता हैं, और मुसलमान जो दुनिया की कुल आबादी का 23% हैं, उनके पास सिर्फ 12 नोबेल इनाम है, जिनमें से 2 पाकिस्तानियों के पास हैं, और हम उन पाकिस्तानियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो ये हमारे हालात हैं। लेकिन हम जोशीले जुमलों से मिसाइलों का मुकाबला करना चाहते हैं, हम नारों से और सीने पे हाथ मार मार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुकाबला करना चाहते हैं, जो मुमकिन नहीं है। आपने देखा कि किस तरह इंटेलिजेंस को और अपनी एयर और मिसाइल टेक्नोलॉजी को इसराइल ने यूज़ किया ईरान के ख़िलाफ़, और कितना उन पे शदीद हमला किया, कितना उनका भारी नुकसान किया। आप देखें इसी तरह जब पाक भारत जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अकल का इस्तेमाल किया और एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसने अपने से बहुत बड़ी ताकत भारत को नाको चने चबवा दिए। और फिर हम देखते हैं कि यूक्रेन रूस जंग में यूक्रेन ने जब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की रूस के ख़िलाफ़, तो उसके घर में घुस के उसको मारा, और बिल्कुल सस्ते तरीके से, क्योंकि टेक्नोलॉजी और दिमाग इस्तेमाल किया। तो टेक्नोलॉजी और दिमाग आपने से बड़े दुश्मन को होता है। तीनों एग्जाम्पल मैंने दी हैं। कोई मज़हब हो, आपका कोई कल्चर हो, कोई ज़ुबान हो, अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। और एक यहाँ पे मैं मशवरा देना चाहता हूँ, मशवरा नहीं देना चाहता, मैं एक प्रावन साहनी को कोट करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान की इलीट के पसंदीदा इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस पर कहा है कि इस वक्त दुनिया की 3 बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन, रूस पाकिस्तान के पीछे हैं। पाकिस्तान की इज्जत बहुत बढ़ गई है पाक भारत जंग के बाद। अगर पाकिस्तान अपनी गवर्नेंस ठीक कर ले तो उसको कोई नहीं रोक सकता। सुनिएगा और सोचिएगा।